का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में आज हम बात करेंगे सेहत के ही हवाले से। जैसे कि हम रोज़ आके कहते हैं सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं मौजूद है, तो इस बारे में डिस्कस करते हैं कौन सी ऐसी बीमारी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड के बारे में जानेंगे, इसकी अलामात क्या है, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारी खुराक में शामिल होने से यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अली रज़ा शराजी साहब, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इसके साथ साथ सीनियर रजिस्ट्रार भी हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अली? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू। अली, मैं आपसे जानना चाहती हूँ यूरिक एसिड बेसिकली क्या है? मैडम, यूरिक एसिड एक नॉर्मल बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर एक बाय प्रोडक्ट है जो कि गोश्त के अंदर एक सब्सटेंस होता है प्योरीन, उसके टूटने से बनता है। इसके अलावा जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं उनमें फ्रुक्टोज़ का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। फ्रुक्टोज़ नेचुरल फलों में भी पाया जाता है, उससे भी यूरिक एसिड हाई होता है। अमूमन हम में से हर एक की बॉडी में यूरिक एसिड पाया जाता है, लेकिन यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हम तब लेवल करते हैं जब वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो। ख़वातीन में 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो और मेल्स में 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, और वो फिर इलामात कॉज करना शुरू करते हैं। अलामात क्या होती हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हमारा यूरिक एसिड जो है बढ़ रहा है? जनरल पब्लिक ये समझती है कि अगर उनकी पूरे जिस्म में दर्दें शुरू हो गई हैं तो यूरिक एसिड ज़्यादा है, वो यूरिक एसिड का टेस्ट भी कराते हैं जो अमूमन गैर ज़रूरी होता है। लेकिन यूरिक एसिड की जो एक्चुअल अलामात हैं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, उसमें कोई एक जोड़ पहले मुतासिर होता है। एडी में बहुत सारे लोगों के दर्द होता है। बिल्कुल, लेकिन एड़ी में भी ज़्यादा जो पाँव का अंगूठा है वहाँ पे दर्द होती है, सोजन होती है, रेडनेस सुर्खी माइल हो जाता है और उसकी रंगत सुर्ख हो जाती है। अमूमन पेशेंट हमें कंप्लेन करती हैं कि उनको रात के वक्त वो दर्द शुरू होती है और वो पाँव पकड़ के बैठ जाते हैं। पेशेंट्स में यूजली ये जॉइंट्स यानी जोड़ ट्रैवल भी करते हैं। कुछ पेशेंट्स में अंगूठे का मसला होता है, कुछ में घुटने का मसला होता है, लेकिन इसमें अमूमन सिंगल जोड़ इन्वॉल्व होता है। एक ही जोड़ दर्द कर रहा जी, होता है, एक वो ही आपका जोड़, जिस्म के किसी भी हिस्से का हो सकता बिल्कुल है। पूरे जिस्म में दर्दें नहीं अच्छा, होती। यूरिक एसिड बेसिकली छोटे जोड़ों की दर्द इस पर रहती है? इसमें छोटे जोड़ भी होते हैं, बड़े जोड़ भी होते हैं। जैसे मैंने पाँव के अंगूठे की बात की, वो छोटा जोड़ है, लेकिन जो घुटना है वो बड़ा जोड़ है। ठीक हो गया। अच्छा, खुराक कौन सी ऐसी होती है? बहुत सारे लोग कहते हैं दालों से यूरिक एसिड बढ़ता है, बहुत सारे लोग कहते हैं गोश्त खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, तो इनमें से एक्चुअल बात क्या है? जी बिल्कुल, आपने सही बात की। अगर हम दालों की बात करें तो आप देखें रमज़ान में लोग दही बड़े का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। पकोड़े, दही बड़े बिल्कुल, जो बेसिकली दालों से मिक्सचर से बने होते हैं। सो रमज़ान में पेशेंट्स का यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग शुगरी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बेकरी प्रोडक्ट, सोडा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोक, पेप्सी वगैरह, उन सब से यूरिक एसिड हाई होता है, जिसका जनरल पब्लिक को आइडिया नहीं है। वो सिर्फ गोश्त को ही जो है वो मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। इसके अलावा गोश्त में भी हर किस्म की प्रोटीन से यूरिक एसिड ज़्यादा नहीं होता। पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में ऑर्गन मीट खाने का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, जिसमें मगज़, दिल, कलेजी, पोर्ट, टकाटक उसी से बनता है। टकाटक, हाँ। बिल्कुल। और अभी ईद कुर्बान के ऊपर जो है ओजड़ी, ठीक है, पाए का भी इस्तेमाल ज़्यादा होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोटीन की ना 3 क्लासेस हैं, ए, बी और सी क्लास। ए क्लास प्रोटीन है जिसके अंदर चिकन आता है जो लोग खा सकते हैं इजीली, और अंडे, लोगों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। बी क्लास प्रोटीन में मटन है, हालांकि हम मटन को पाकिस्तान में प्रेफरेंस देते हैं चिकन के ऊपर। और सी क्लास प्रोटीन जो है ना वो है बीफ, बड़ा गोश्त, और उसके अंदर ऑर्गन मीट भी होते हैं। सो जो बी क्लास प्रोटीन है उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है, और जो सी क्लास है उसमें सब ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है। और यूरिक एसिड इसलिए बढ़ता है क्योंकि इन क्लासेस के अंदर प्योरीन जो मैंने बात की, जिससे टूट के यूरिक एसिड बनता है, उसका कंपोनेंट सबसे ज़्यादा है। तो इस जैसे गोश्त का इस्तेमाल जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं ताकत को बढ़ाता है, ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसको एतदाल में रहकर इस्तेमाल करना चाहिए? कितनी क्वांटिटी जो है हमें एक महीने में इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा, ये आपने जो बात की, किसी ज़माने में यूरिक एसिड का प्रॉब्लम कहा जाता था ये अमीरों की बीमारी है, क्योंकि वो मुरगन ग़िज़ा जिसमें एक्चुअली मुर्गी कम और बाकी गोश्त की डिशेज़ ज़्यादा मेरा है। ख्याल है मटन ये सभी था, बिल्कुल, मुर्गी तो मटन, बहुत सारे बीफ, लोग कम खाते थे। इन सब में ज़्यादा होता था। लेकिन आजकल हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जो बेचारे, उनकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है उसका 20% भी वो गोश्त नहीं खाते, स्टिल उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। उसकी वजह यह है कि वो शुगरी ड्रिंक्स और बेकरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फ्रुक्टोज आता है। और जहाँ तक आपने रिक्वायरमेंट की बात की, तो जो एक आम बंदा है उसको डेली 200 ग्राम प्रोटीन इस्तेमाल करना चाहिए, और जो यूरिक एसिड का पेशेंट है उसे 100 ग्राम प्रोटीन इस्तेमाल करना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जिसको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो जाए
तो मैंने उन लोगों की बात की जो डेली का 20% भी रिक्वायरमेंट यूज़ नहीं करते। गली मोहल्ले में कोई उन्हें एडवाइस कर देता है गोश्त बिल्कुल बंद कर दें, वो जो पहले ही गोश्त बहुत कम खा रहे हैं गोश्त बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल उनका पॉजिटिव फैक्टर है बेकरी प्रोडक्ट्स, शुगरी ड्रिंक्स, जिसमें इवन कोक, पेप्सी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, सो वो उनका इस्तेमाल बंद नहीं करते, वो यूरिक एसिड स्टिल हाई रहता है। अच्छा, गोश्त खाने का सही तरीकाकार क्या है? हमें बहुत सारे लोग कहते हैं भुना हुआ गोश्त खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं उसका शोरबा जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसको पीना चाहिए। कैसे खाना चाहिए? स्टीम में भी अच्छा रहता है? बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। गोश्त की जो 2 टाइप्स, एक जो आप स्टीम करें या उबला हुआ या शोरबे वाला गोश्त। उबला हुआ गोश्त मतलब उसकी यखनी पी ली जाए? उबले हुए गोश्त की ख़ास बात ये होती है कि जो यूरिक एसिड या प्योरीन का कंपोनेंट है वो भाप में उड़ जाता है, या अगर आप शोरबे में गोश्त पकाएंगे तो वो शोरबे के अंदर यूरिक एसिड और प्योरीन का कंपोनेंट हो जाएगा और पीछे जो गोश्त बचेगा वो काफ़ी हद तक प्योरीन और यूरिक एसिड से पाक होगा। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे जो भुना हुआ गोश्त है, उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट नहीं उड़ते, उसके अंदर यूरिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है। इस वजह से हम एडवाइस करते हैं कि तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, उबला हुआ या शोरबे वाला गोश्त इस्तेमाल करें, उसके अंदर भी साथ सब्ज़ी का यूज़ करें। उबला हुआ गोश्त तो मुझे मेरा नहीं ख्याल कोई खाएगा। हम सबको तो होता है यखनी पी ली जाए, वो ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा हमारे लिए ताकतवर है। जो ऊपर से बोटियाँ होती हैं वो कहते हैं कि ये तो अब सारा इसमें जो असर था वो तो सारा शोरबे में आ गया या फिर यखनी में आ गया। बिल्कुल, तो उसके लिए फिर पेशेंट ऐसा करें, लोग जनरल पब्लिक वो शोरबे वाला गोश्त इस्तेमाल कर लें एज़ कम्पेयर टू भुना हुआ गोश्त। और जब भी आप गोश्त खाएं तो फ़ौरन तो पानी नहीं पीना, लेकिन उसके आधे घंटे के बाद अगर 2 ग्लास पानी पिएँ तो वो यूरिक एसिड को किडनीज से फ़िल्टर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे और यूरिक एसिड का जो ब्लड में लेवल्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यूरिक एसिड की भी कोई स्टेजेस होती हैं कि अगर फर्स्ट स्टेज में है तो ये रिकवर हो सकता है? अपनी डाइट का ख्याल रखें अगर हम, या साथ कोई मेडिकेशन वगैरह स्टार्ट कर दें, तो लास्ट स्टेज में क्या होता है? अगर हम उस तक पहुंच जाएं तो फिर ये किस बीमारी में कन्वर्ट होने का खदशा होता है? अच्छा, अगर पेशेंट लास्ट स्टेज में पहुंच जाए तो उसमें 2 प्रॉब्लम होते हैं, एक तो जोड़ों की ख़राबी हो जाती है, दूसरा गुर्दों की ख़राबी हो जाती है। लेकिन जैसे आपने बात की, हर पेशेंट को यूरिक एसिड की टैबलेट्स स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रूमेटोलॉजी के अकॉर्डिंगली एक क्राइटेरिया सेट है जिसमें घंटिया का अटैक अगर साल में 2 या उससे ज़्यादा दफ़ा हो या आपके गुर्दे डैमेज हों, उस केसेस में हम यूरिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट करते हैं। फिर यूरिक एसिड की भी डिफरेंट टैबलेट्स हैं। कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं जो यूरिक एसिड को ज़्यादा बनने से रोकती हैं ब्लड में, कुछ यूरिक एसिड को किडनी से एक्सक्रीट कराती हैं। और एक और टैबलेट बहुत कॉमन है जो ओवर द काउंटर लोग फार्मेसी से जाके परचेज़ करते हैं, वो है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन के बारे में लोगों का ये ख्याल है वो यूरिक एसिड लेवल कम करती है, लेकिन वो सिर्फ दर्द कम करती है। उस वक्त जो घंटिया का एक्यूट अटैक होता है उसकी इलामात को कम करती है, लेकिन यूरिक एसिड कम नहीं करती। दूसरा ये है, लोग ये समझते हैं कि एक दफ़ा यूरिक एसिड का मसला हो गया तो लाइफ लॉन्ग है, हमें सारी उम्र दवाई खानी है, तो वो डायबिटीज़ की तरह नहीं है या ब्लड प्रेशर की तरह नहीं है। कुछ पेशेंट्स में हम इंटरमिटेंट दवाई देते हैं यानी वक्फे वक्फे से, और कुछ पेशेंट्स में लाइफ लॉन्ग। वो फिर हमेशा उन्हें चाहिए कि अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन या रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं जो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। सही हो गया। इंटरमिटेंट का आपने नाम लिया है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं कि हम जो बीमारियां हैं उनसे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, जैसे कि जिगर पे चर्बी होना या यूरिक एसिड वगैरह, तो इससे वाकई होती है कंट्रोल? अच्छा, इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में सबसे मज़े का एक फ़ैक्ट ये है कि जब कोई भी पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन भी इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करता है तो उसमें हमेशा यूरिक एसिड लेवल पहले ज़्यादा होते हैं, उससे लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन लेटर ऑन यूरिक एसिड लेवल बहुत कम हो जाते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की वजह से। इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव करती है और पेशेंट्स काफ़ी बेहतर फील करते हैं। उसके अलावा मैं पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि वो एक्सरसाइज लाजमी किया करें। आप हर नमाज के बाद आधा घंटा वॉक कर सकते हैं या खाने के बाद आप आधा घंटा वॉक कर सकते हैं। उससे यूरिक एसिड लेवल्स बहुत कम होते हैं बॉडी में और किडनीज उसको फिल्टर भी करती हैं। सही हो गया। तो मतलब फास्टिंग उतनी हेल्प नहीं करती है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है? फास्टिंग हेल्प बहुत ज़्यादा करती है लेकिन इनिशियली हेल्प नहीं करती। पेशेंट्स के लेवल ज़्यादा होते हैं, जब वो इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो वो परेशान होकर उसे छोड़ देते हैं। सही हो गया। रोज़ा भी उसी ज़ुमरे में आता है अगर हम जी कहें कि बिल्कुल, उसमें आ रोज़ा भी जाता है? उसी ज़ुमरे में आता है। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना हमें टिप्स बता रहे होते हैं, रेमेडीज़ बता रहे होते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें, और एक सिरका है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पिछले 2 सालों में ना इसके जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही होगी और बहुत सारे लोगों ने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया है इस हवाले से। सेब का सिरका कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा है, सुबह उठते साथ उसको पानी में पी लिया जाए, हालांकि वो ख़राबी का बायस बनता है अगर उसको खाली पेट नहार बोल लिया जाए। तो वो यूरिक एसिड कम करता है या और भी कोई बीमारियाँ हैं उसकी कॉज बन सकता है?
जी बिल्कुल, आपने सही बात की। जो एप्पल साइडर विनेगर है उसको खाली पेट अगर आप बहुत ज़्यादा लगातार इस्तेमाल करते हैं तो वो मैदे का अल्सर कॉज़ बन करता है। जाता है। लेकिन वो बहुत बेनिफिशियल है यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए। उसके अलावा जो लेमन का डिटॉक्स वाटर है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन यहाँ मैं बताता चलूँ कि सोशल मीडिया और इवन अपना जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें मैं देख रहा होता हूँ काफ़ी जो है खाना पकाने के जो चैनल्स हैं उसमें वो कह रहे होते हैं आप ये इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल करें। एप्पल साइडर विनेगर और जो लीमू का पानी है वो डेफिनेटली बेनिफिशियल है, लेकिन उनका रोल सानवी है, सेकेंडरी है। मेन चीज़ें मेडिसन और डाइट से आती हैं और एक्सरसाइज से और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल से। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, जून जुलाई अगस्त है, इसके अंदर लोगों को डिहाइड्रेशन बहुत होती है। तो ये ना हो कि वो ये सुन के कि डॉक्टर साहब ने कहा था नींबू का पानी इस्तेमाल करें, लोग शिकंजवी इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा चीनी शक्कर ज़्यादा, डालते हैं। हाँ। तो जब वो शक्कर डालेंगे तो मसला वहीं पे आ जाएगा, यूरिक एसिड शक्कर की वजह से ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह ग्रीन शक्कर टी। या चीनी, शक्कर का आप देखें ना, मौसम भी है, सत्तू आगे आएंगे तो उसमें जी शक्कर का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है। तो शक्कर जो है चीनी से कम नुकसानदेह तो हम कह सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम कितना कर सकते हैं शक्कर का? शक्कर का इस्तेमाल भी थोड़ा सा लिमिटेड करना है, क्योंकि बात अल्टीमेटली वही आ जाती है कि फ्रुक्टोज़ लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। चीनी की निस्बत शक्कर में फ्रुक्टोज़ लेवल कम है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लिमिटेड अमाउंट में। लेकिन अगर तो आपका मकसद यूरिक एसिड लेवल कम करना है तो फिर कोशिश करें लेमन डिटॉक्स वाटर यूज़ करें और एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करें, शिकंजवी ना का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल इस तरह से। और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे यूरिक एसिड जो है बढ़ता है? अच्छा, ग़िज़ाओं में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ऑर्गन मीट है, जिसका मैंने पहले भी ज़िक्र किया, जिसमें गुर्दे का पूरे पोर्ट, कलेजी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, दिल, ठीक है, मगज़। और उसके अलावा बड़ा गोश्त हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को, उससे अवॉइड करें। कोला ड्रिंक्स जितनी भी हैं, 7 अप, पेप्सी, जितने भी ब्रांड्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे मीठे शरबत आजकल गर्मियों में लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इन सब से अगर आप अवॉइड करें और नॉर्मल पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, वॉक करें, तो आपकी यूरिक एसिड लेवल बहुत अच्छे लेवल में कंट्रोल रहते हैं। अच्छा, जैसे हमने कहा ना शरबत का मौसम है, तो गर्मियाँ आती है ना, तो बहुत सारे लोग ना अचार भी डालना शुरू कर देते हैं घरों में। हर तरह का अचार मौजूद हो रहा होता है, उसमें भी सरसों का तेल, ये सब चीज़ें जो हैं हम इस्तेमाल तो ऑब्वियसली करते हैं। तो अचार कहीं ना कहीं यूरिक एसिड बढ़ाने का सबब बनता है या नहीं? अच्छा, यहाँ पे अगर तो मैं इन सारी चीज़ों की बात करूँ तो जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स यूरिक एसिड को कम करते हैं। ओके। लेकिन जब सिट्रस फ्रूट्स में आप संतरे का जूस पी सकते हैं, ग्रेप फ्रूट का जूस पी सकते हैं, लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ें ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ाने में हैं, पंजाब में पालक और साग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। पालक और साग बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ाती है। अगर हम कराची की अपनी आवाम की बात करें तो वहाँ पे सी फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जिसमें स्पेशली झींगा। ऑल्दो वो लाहौर में तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कराची में काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो वो भी यूरिक अच्छा, एसिड लेवल प्रॉन्स भी बहुत हाई यूरिक एसिड करते हैं। बढ़ाते हैं? प्रॉन्स भी यूरिक एसिड लेकिन बढ़ाते इसका हैं। भी तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है ना, कि हम देखते हैं सर्दियों में ही हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पे अब प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये आ रहा है कि सर्दियों में डिहाइड्रेशन है, पानी का इस्तेमाल कम है, उसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है। गर्मियों में डिहाइड्रेशन है और उसके अलावा हम शुगरी ड्रिंक्स, शरबत का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उससे भी ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है। रमज़ान में भी शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, दही बड़े का इस्तेमाल ज़्यादा है। फिर जब इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग करते हैं तो उससे भी इनिशियली यूरिक एसिड लेवल रमज़ान के शुरू में ज़्यादा होता है, लेकिन बाद में यूरिक एसिड लेवल कम होता है। ज़्यादा और पेश जी। ईद कुर्बान पे वही मसला आ जाता है कि गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। रूटीन में जो हम एक टाइम पे गोश्त खाते हैं, ईद के जो 4-5 दिन है इसके अंदर 3 टाइम गोश्त चल रहा होता है और इसकी भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, वो हम पैसों से खरीद कर नहीं लाते हैं ना, फिर वो उसमें नाप तोल इस तरह से बिल्कुल नहीं होती है, और उसमें बरकत होती है, फिर सबके लिए मुझे लगता है फीस्ट होती है वो, और सब फिर जितना हो सकते हैं ना सेर होकर खाते हैं। अच्छा, आपके पास ज़्यादा पेशेंट्स कब आते हैं? ईद कुर्बान हो गई, छोटी ईद हो गई, जितने भी त्यौहार हैं उन पे ही ज़्यादा ये यूरिक एसिड के पेशेंट जो हैं बढ़ जाते हैं 1-2 माह बाद? मैडम, हमारे पास रमज़ान के बाद बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड के पेशेंट्स आते हैं। रीज़न मैंने आपको बता दी, उसके पीछे शुगरी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और दही बड़े टाइप की चीज़ें और समोसे, पकोड़े, ये सब कुछ। ईद कुर्बान के बाद बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि उसमें गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा है। मीठी ईद के बाद क्योंकि उसमें मीठे का इस्तेमाल, बेकरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। लेकिन बेकरी प्रोडक्ट्स में मैं बताता चलूँ, दूध और दही का इस्तेमाल पेशेंट बहुत आराम से कर सकते हैं। बेकरी प्रोडक्ट से मेरी मुराद है बेकरी प्रोडक्ट्स, केक, पेस्ट्री, ये सारी नाश्ते में चीज़ें। बहुत सारे
लोग ब्रेड या रस्क का इस्तेमाल करते हैं, बाकर खानी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा न्यू ईयर नाइट पे पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, वो भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा वो बढ़ाती भी है, डिहाइड्रेशन कर देता है हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में। करता है। हाँ, सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं इतनी सब चीज़ें हैं और हम सबको पता है कि हमें ये इस्तेमाल नहीं करनी है, ये कहीं ना कहीं हमारी सेहत की ख़राबी की वजह बन सकती है। तो जितना हो सके चीज़ों को इतदाल में लेकर चले तो मुझे लगता है हम लॉन्ग टर्म तक अपनी सेहत के साथ चल सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज आपने कहा और बहुत सारी चीज़ों से कहा इनसे परहेज़ कर लिया जाए, ये चीज़ अपना ली जाए तो हम कहीं ना कहीं से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यूरिक एसिड जो है आपने कहा कि ईद के बाद या फिर रमज़ान के बाद आपके पेशेंट आते हैं आपके पास, तो ये फौरी तौर पर स्पाइक कर जाता है या कितना टाइम लगता है इसको इसके सिम्टम्स शो होने में? 6 माह लगते हैं या 1 महीने के अंदर अंदर आपको पता चल जाता है? अच्छा, यूरिक एसिड तो फ़ौरन स्पाइक कर देता है, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊं कि कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्हें घंटिया की शिकायत होती है, क्योंकि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में जोड़ों में जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। वो पेशेंट जब भी अपने खून का टेस्ट, ब्लड लैब्स कराते हैं तो उनकी यूरिक एसिड नॉर्मल होता है, क्योंकि अब वो यूरिक एसिड उनके जोड़ों में जमा हो गया है। तो वो कहते हैं हमें तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। और कई पेशेंट का यूरिक एसिड थोड़ा सा भी लेवल बढ़ जाए तो वो उनकी टैबलेट खुद ही स्टार्ट कर देते हैं लाइफ लॉन्ग। तो इस सारी चीज़ों से परहेज़ करें। बाकी आपने एक्सरसाइज की बात की, तो मैं ये देखता हूँ हमारे जो एथलीट्स हैं, स्पेशली जिम गोअर्स, उनमें यंग बिल्कुल पॉपुलेशन के अंदर यूरिक एसिड लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके। क्योंकि डिहाइड्रेशन होते हैं। लोग हुडीज़ पहन के जो है जून जुलाई में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ORS का इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसके अलावा उनका प्रोटीन डाइट यानी गोश्त का खाने का, जिसमें वो बीफ का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो यूरिक एसिड को इनडायरेक्टली बढ़ाते हैं, जिसके अंदर क्रेटाइन का बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा इस्तेमाल है। क्रेटाइन भी डिहाइड्रेशन कराती है। लोग कॉफ़ी पी के जिम जाते हैं या जो भी एथलेटिक एक्टिविटीज़ हैं, प्री वर्कआउट्स पीते हैं, ये सब कुछ बॉडी में डिहाइड्रेशन करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वे प्रोटीन जो कि दूध से बनती है, उसका इस्तेमाल कोई भी यूरिक एसिड का पेशेंट हो या आम बंदा, वो बहुत आराम से कर सकता है, क्योंकि वो आपके यूरिक एसिड नहीं बढ़ाते। चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी लोगों को रिकमेंडेशन है कि उन्होंने बराह मेहरबानी गोश्त बिल्कुल बंद नहीं करना। जो मैंने उन्हें बताया है कि उन्होंने बी क्लास प्रोटीन थोड़ी सी अवॉइड करनी है, और सी क्लास प्रोटीन जिसके अंदर रेड मीट और ऑर्गन मीट है, उसको अवॉइड करना है, और वो हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच अली, प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी बेहतरीन अवेयरनेस देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और मैं भी ये कहना चाहूँगी, अगर चीज़ें या खाना एतदाल में रहकर खाया जाए तो वो बेहतरी का सबब बनता है हमारी सेहत के लिए भी, मुझे लगता है फ़ायदेमंद है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।